नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। सिलेक्टेड प्रश्नों को हम कर रहे हैं अपनी इस सीरीज के अंतर्गत। चाहे आप अभी हाल फिलहाल TSSB की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी, या फिर EMRS का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर KVS की परीक्षा हो, या फिर NBS की परीक्षा हो, या यूपी टीजीटी पीजीटी या LT ग्रेड की परीक्षा हो, या UPSI की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए जहाँ पर भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास, इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 71 प्रश्न है हमारा, पूछा गया है कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। कबीरदास जी ने रहस्यवाद की जो भावना है वो कहाँ से ली, कहाँ से ग्रहण की, तो ध्यान रखना है सूफियों से। ये प्रश्न भी पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। तो ये कथन भी बोला गया है, किसके द्वारा कहा गया है ये कथन, कि कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो सूफियों के प्रभाव के कारण किसने माना है रहस्यवाद कबीरदास जी में, तो ये बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, देख लेते हैं। आंसर हमारा सी है। देखते हैं, दोबारा से इस कथन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि तथ्यों की जब हम बार बार रिवीजन करेंगे तो ही हमें वो याद रह पाएंगे, अन्यथा भूल जाते हैं। तो इसलिए एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त करने के लिए हमें इस ट्रिक को अपनाना पड़ेगा कि तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास। तो देखते हैं, कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। अलग अलग विद्वानों ने संत काव्यधारा का प्रथम कवि अलग अलग कवियों को माना है, लेकिन जो शुक्ल जी के अनुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि कौन है, तो ये ध्यान रखना है, कबीरदास जी। संत काव्यधारा के प्रथम कवि कबीरदास जी को किसने माना है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनकी भाषा को सदुकड़ी कहा है। कबीरदास जी की भाषा को किसी ने पंचमैली खिचड़ी कहा है, किसी ने इन्हें वाणी का डायरेक्टर कहा है, तो किसी ने जो है इनकी भाषा को सदुकड़ी कहा है। तो ध्यान रखना है, पंचमैली खिचड़ी का नाम दिया है कबीरदास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी। तो ये किसने कहा है, तो ध्यान रखना है, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने जो है कबीरदास की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा है। उसके अलावा वाणी का डायरेक्टर किसने कहा है कबीरदास जी को, तो हजारी प्रसाद जी का नाम याद रखना है। तो इस प्रकार से सभी तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 72, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। विद्यापति की पदावलियों को जो है जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। तो ये किसने माना है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। आगे बढ़ते हैं, द्विवेदी। उसके आगे सबरस के रचनाकार कौन है, तो सबरस रचना के रचनाकार मुल्ला वजी है। ये आप लोगों ने देख ही लिया है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं हमारे, कोई बात नहीं। तथ्यों की बात जितनी बार अधिक रिवीजन होगी उतना ही हमें ये याद रह पाएंगे। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे, तो कमलेश्वर जो है सारिका कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। 2005 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से भी नवाजा गया और 2003 में इन्हें पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सारिका
धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसी पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है। तो संपादक के रूप में काम किया है कमलेश्वर जी ने। किन किन पत्रिकाओं का ध्यान रखना है? सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर, इन चारों पत्रिकाओं का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित पाश्चात्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र रहा है। इनकी जो स्थापना है, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का भी जो है अनुवाद किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? बेकसी का मजार नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ध्यान रखना है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के जितने भी उपन्यास है वे भी सभी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में इनके उपन्यासों को पूछ लिया जाता है। जैसे कि मानस का हंस, खंजन, नैन आदि उपन्यास भी अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, एक सेकंड भाई, सॉरी भाई, माफी चाहूंगी। इस प्रश्न का आंसर हमारा प्रताप नारायण श्रीवास्तव होगा, अमृतलाल नागर ने। तो ध्यान रखना है। बेकसी का मजार नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी द्वारा। अमृतलाल नागर जी के जो मानस का हंस, खंजन, नैन काफी प्रसिद्ध उपन्यास के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं अमृतलाल नागर। इनके उपन्यासों को भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। लेकिन बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक जो है प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी है, अमृतलाल नागर नहीं, माफी चाहूंगी। तो देखते हैं। जन्म 1904 ईस्वी में कानपुर, उत्तर प्रदेश, प्रताप नारायण मिश्र जी का। और मुख्य रचनाएं हैं निकुंज, विद्या, विजय, विसर्जन, बेकसी का मजार और एक उपन्यास है इनका वेदना। उसके अलावा विश्वास की वेदी पर, ये सभी उपन्यास जो है, सभी रचनाएं प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी की है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव की प्रथम प्रसिद्ध औपन्यासिक रचना विद्या मानी जाती है और प्रेमचंद के गोदान से कोई 7 वर्ष पहले इसे प्रकाशित किया गया। इसको विदा को। तो जो ये विदा रचना है, ये प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी की प्रथम प्रसिद्ध औपन्यासिक रचना रही है। इनकी इसी प्रारंभिक कीर्ति से इन्हें उपन्यासकार की प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक रहे थे वैसे कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार जब हम देखेंगे तो आंसर होगा हमारा बाबू श्याम सुंदर दास, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और 1901 और 2 में जो है श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन भार संभाला था। उससे पहले जो है सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया वो 1900 ईस्वी में किया गया, जो कि चिंतामणि घोष जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और अन्य तथ्य जब हम देखें, इस पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1900 ईस्वी में जनवरी के मास में ही प्रारंभ हुआ था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और 1920 तक ये कार्यरत रहे, यानी कि 1903 से लेकर के 1920 तक 17 वर्ष जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था, संपादक के तौर पर रहे, काम किया इन्होंने। इसका प्रकाशन पहले झांसी से और फिर कानपुर से होने लगा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में कार्य सेवारत थे। तो किस विभाग के अंतर्गत थे ये पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं, चांद का मुंह टेढ़ा इनका कविता संग्रह है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया 1964 में। नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध संग्रह है इनके 1964
एक साहित्यिक की डायरी निबंध संग्रह है इनके, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1964। काठ का सपना कहानी संग्रह है 1967। विपात्र इनका उपन्यास है 1970। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। खमाइनी एक पुनर्विचार 1973। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? तो निम्नलिखित पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? तो ये आपको बताना है। पंक्ति है कि क्या मैं खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूह में समोई हुए हूँ। तो ये पंक्ति क्या मैं खंडन करता हूँ, तो ये पंक्ति हमारी किस साहित्यकार द्वारा, किस कवि द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी की पंक्ति है ये, क्या कहा मैं खंडन करता हूँ, क्या कहा मैं खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूह में समोई हुए हूँ। पुरानी मान्यताओं का खंडन करता है। राम की शक्ति पूजा से ये ली गई है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। त्रिलोचन जी की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। कवि त्रिलोचन को हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य धारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रय के 3 स्तंभों में से एक माने जाते हैं और इस त्रय के अन्य 2 स्तंभ नागार्जुन शमशेर बहादुर सिंह जी है, ये भी ध्यान रखना है। और उनका पहला कविता संग्रह धरती, त्रिलोचन जी का पहला कविता संग्रह अगर पूछा जाए तो धरती 1945 में प्रकाशित हुआ। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ, काप के ताए हुए दिन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है। काप के ताए हुए दिन चर्चित कविता संग्रह है। और दिगंत और धरती जैसी रचनाओं का कालक्रमबद्ध करने के लिए त्रिलोचन शास्त्री ने 17 कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया है। कितनी कविताओं का? 17। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति निरूपण व काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि इनमें से कौन है? रीति निरूपण और जो है काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि इनमें से कुलपति मिश्र जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गोविंद भाष्य के रचयिता कौन है? गोविंद भाष्य नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी हरिदास। गोविंद भाष्य के रचनाकार स्वामी हरिदास जी हैं। उसके अलावा सिद्धांत के पद व केलीमाल के रचयिता कौन है? सिद्धांत के पद व केलीमाल नामक रचना के रचयिता इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। तो ये इसके रचयिता भी हरिदास है। स्वामी हरिदास जी द्वारा लिखे गए सिद्धांत के पद और केलीमाल। केलीमाल काफी बार पूछी जाने वाली रचना है भाई, ध्यान रखना है। स्वामी हरिदास ने केवल 18 पद सिद्धांत के और 110 पद श्रृंगार के, श्रृंगार गलत लिखा हुआ भाई, टाइपिंग मिस्टेक से है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी चरित रचना किसकी है? तो तुलसी चरित नामक रचना रघुवीर दास जी की है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85, कृष्ण को रस रूप तथा राधा को रति रूप में मानने वाले संप्रदाय का नाम बताइए। तो आपको बताना है कि कृष्ण को रस रूप व राधा को रति रूप माना है वैष्णव सहजिया संप्रदाय के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कल्पवल्ली में एवं सिद्धांत पारिजात सौरभ के रचयिता कौन है? तो प्रमुख ग्रंथ है ये प्रश्न कल्पवल्ली और वेदांत पारिजात। तो इस प्रकार से जो है वेदांत पारिजात सौरभ नामक रचना के रचयिता, ग्रंथ के रचयिता निम्बार्काचार्य है। इन दोनों ग्रंथों के रचयिता निम्बार्काचार्य जी हैं। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं निम्बार्काचार्य जी। और ऐसा माना जाता है कि उनके गुरु देव ऋषि नारद थे और नारद के गुरु जो है सनकादि थे। इसलिए निम्बार्क संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, सनकादि संप्रदाय, तो ये ध्यान रखना है। तो इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय कहा जाता है।
तो निम्बार्क संप्रदाय को ही संकादी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। वेदा भेद भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, छायावाद की सृष्टि होती है। तो जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये कथन किस विद्वान का है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी द्वारा ये कथन कहा गया। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है, तो छाया की सृष्टि होती है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? इनमें से अलंकार ग्रंथ बताना है। पद्माकर जी द्वारा रचित, तो पद्माभरण, भारत भाषा भूषण, काव्यालंकार, रामचंद्राभरण। तो आंसर हो जाएगा हमारा पद्माभरण। पद्माभरण नामक ग्रंथ पद्माकर जी द्वारा रचित एक अलंकार संबंधी ग्रंथ है। तो ध्यान रखना है। पद्माभरण पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की भी उपाधि दी है। कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? जो है जयपुर नरेश प्रताप शाही जी ने किसको दी? पद्माकर जी को। पद्माकर की को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है। जयपुर के नरेश प्रताप सिंह ने जो है पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध बचासा और गंगा लहरी। गंगा लहरी भी इनकी जो है प्रमुख रचना रही है। इसके अलावा प्रताप सिंह विरुद्धावली, ये दोबारा से रिपीट हो गई भाई। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली है ये, प्रताप सिंह विरुद्धावली भी इन्हीं की रचना है। गंगा लहरी, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध बचासा, कली पचीसी, अली जहाँ प्रकाश, राम रसायन इत्यादि जो है पद्माकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो इनमें से जो है ललित ललाम नामक ग्रंथ मतीराम जी का है। और जो है इससे जुड़े हुए और अन्य तथ्य जब हम देखें, तो मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम इनका एक अलंकार संबंधी ग्रंथ है भैया। ये भी पॉइंट भी ध्यान रखना है। अलंकार संबंधी अलंकार संबंधित ग्रंथ है ये इनका। इसके अलावा मतीराम जी के और अन्य ग्रंथ भी ध्यान रखने हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है इनका। सत्सई भी लिखा है इन्होंने। अलंकार पंचेशिका, अलंकार पंचशिका, ये ग्रंथ लिखे गए हैं मतीराम जी द्वारा। इसके अलावा वर्त कौमुदी भी इनका प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा कृष्णायन नामक ग्रंथ के रचयिता द्वारिका प्रसाद मिश्र है। और जगत विनोद नामक ग्रंथ के रचयिता पद्माकर है। एक अन्य ग्रंथ भी दिया गया है, जगत विनोद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पद्माकर जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो इनमें से रेहन पर रघुर नामक जो उपन्यास है वो काशीनाथ सिंह का है। इसके अलावा एक ब्रेक के बाद अलका सारवाजी का उपन्यास है। चाक मैत्री पुष्पा जी का इम्पोर्टेंट उपन्यास है। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 91। नियाज बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो नियाज बाला बोधनी मासिक नामक पत्रिका के संपादक इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाला बोधनी हिंदी की पहली महिला की पत्रिका है। महिलाओं से संबंधित पत्रिका हिंदी की पहली कौन सी मानी जाती है? तो बाला बोधनी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपादित की। इसके संस्थापक संपादक, सॉरी भाई, इसके संपादक जो है
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। इस पत्रिका का प्रकाशन 1874 में हुआ। 4 वर्ष तक नियमित प्रकाशन के उपरांत यह बंद हो गई, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कवि वचन सुधा भी भारतेंदु जी की ही पत्रिका है। कवि वचन सुधा, इसके अलावा जो है 1968 में आई थी ये। इसके अलावा कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र चंद्रिका 1973 में निकाली थी, और बाला बोधनी, ये तीनों पत्रिकाओं का नाम जो है आता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक है। जयवर्धनमान नाटक के लेखक कौन है? जयवर्धनमान नामक नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं। आगे बढ़ते हैं। जयवर्धनमान नामक नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इसका प्रथम संस्करण 1975 में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी माना जाता है, जिन्होंने जो है बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? मुकुल नाम से कविता की है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता संग्रह है ये मुकुल। काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मुकुल कविता संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान की किताब कविताएं संकलित है, और इसका प्रथम संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का अन्य कविता संग्रह त्रिधारा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना आपको। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? चक्कर क्लब नामक रचना के रचनाकार इनमें से यशपाल जी हैं। यशपाल जी द्वारा लिखी गई रचना है चक्कर क्लब, तो ये ध्यान रखना है। यह लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से 1996 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1996। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं भाई, चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? चेखव एक इंटरव्यू नामक जो रचना है ये राजेंद्र यादव जी की है। चेखव एक इंटरव्यू सुविख्यात रचनाकार हंस के संस्थापक राजेंद्र यादव जी की रचना है। चेखव एक इंटरव्यू। एंटन चेखव 1960 और 1904 में 19वीं शताब्दी के लेखकों में कहानी कला को शिखर पर पहुंचा दिया। उनकी बराबरी का कहानी लेखक रूसी तथा साहित्य में नहीं है, और विश्व कथा साहित्य में दूसरा जो है उनके बराबर का कहानी कथाकार नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटककारों व नाटकों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नाटक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके नाटककार दिए गए हैं। कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई, तो ये आपको बताना है। इस प्रकार से हमें आंसर करना है भाई, देखना है। एक सेकंड, यहाँ पर दिया गया है भाई, एक सेकंड देख लेते हैं भाई, मिलान करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है राक्षस का जो मंदिर नाटक है, काफी प्रसिद्ध नाटक हुआ है राक्षस का मंदिर। ये नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है भाई, लाल का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। उसके अलावा कर्तव्य नाटक की बात करें तो ये नाटक जो है कर्तव्य नाटक सेठ गोविंद दास जी का है, और विक्रमादित्य नाटक उदय शंकर भट्ट जी का है। चतुर्सेन शास्त्री का नाटक है अमर सिंह राठौर। तो इस प्रकार से आपको आंसर लगा लेना है। तो आंसर में हमारी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो ये आंसर हमारे सही नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ इनके मुख्य रूप से इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिलान कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इन नाटकों को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। तो जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाओं को ही हम बार बार रिवाइज करते हैं इन सीरीज के माध्यम से। तो देखते हैं, श्री चतुर्सेन शास्त्री जी द्वारा 1923 में प्रकाशित नाटक अमर सिंह राठौर, अमर राठौर। उसके अलावा सेठ गोविंद दास जी का है 1936 में प्रकाशित कर्तव्य। उदय शंकर भट्ट जी का नाटक 1929 में प्रकाशित विक्रमादित्य। राक्षस का मंदिर 1931 में लक्ष्मी नारायण। लाल है या मिस्र, इसमें कंफ्यूजन है भाई,
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका बता सकते हो। राक्षस का मंदिर नाटक के रचनाकार कौन है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों और आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, इनके दूसरी तरफ उनके जो है, एक तरफ ग्रंथ है तो दूसरी तरफ इनके आलोचक हैं। ये हमारे ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है आलोचक दिए गए हैं, तो इनको हमें सुमेलित करना है। तो ध्यान रखना है, बिहारी देव और बिहारी, बिहारी बिहारी और देव दो बार आ गई भी ये, तो ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़े क्वेश्चन जो है इधर उधर हो रहे हैं। तो आंसर देख लेते हैं हम। सबसे पहले बिहारी और देव की बात करें तो होगा हमारा भगवान लाला भगवान दीन, और देव और बिहारी कृष्ण बिहारी जी की रचना है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा बैठा गया। उसके अलावा आप बिहारी नामक रचना पदम सिंह शर्मा जी द्वारा भी लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल नामक उपन्यास, जो कि प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है हिंदी साहित्य का, और 1954 में इसे प्रकाशित कराया गया। तो कालीचरण मुख्य रूप से मैला आंचल का पात्र है, और मैरीगंज जिले का यहाँ इसमें वर्णन किया गया है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कालीचरण का प्रथम कालीचरण जी का जो है इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण कालीचरण जी पात्र के रूप में जो है हमारे सामने हमें जो है देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन सी महिला कथाकार नहीं है? कथाकार यानी कि कहानी किस महिला लेखिका ने इसमें से नहीं लिखी? तो आंसर हो जाएगा हमारा महाश्वेता देवी, क्योंकि इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है, ये पूछा हुआ है भाई। महिला कथाकार नहीं, ऐसे पूछा गया कि हिंदी की नहीं है, तो हिंदी भाषा में कौन सी महिला कथाकार नहीं है? कृष्णा शोभती, राजी सेठ, मधु कंकारिया, ये सभी हिंदी कथाकार रही है, हिंदी के साहित्यकार रही है। लेकिन जो है महाश्वेता देवी एक बांग्ला कवित्री रही है, बांग्ला भाषा में इन्होंने जो है रचनाएं की है। महाश्वेता देवी ने बांग्ला भाषी उपन्यासकार रही है। बंगाल के अन्य विमल मित्र, समरेश बसु, रामपत चौधरी, आशा पूर्णा देवी, तारा शंकर बंदोपाध्याय, प्रताप चंद्र आदि जो है उपन्यासकार रहे हैं। कृष्णा शोभती, राजी सेठ और मधु कंकारिया ये हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार के रूप में जानी जाती हैं। तो आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्नों को करेंगे, और अन्य प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह सिलेक्टेड प्रश्नों को जो परीक्षा में बार बार आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो उन सभी को करते हुए PYQ को भी करते हुए हम इस सीरीज को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे आपकी परीक्षा तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।